हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। पिछले वाले वीडियो में हमारा 59 तक हो चुका था और आज की वीडियो में हमारा 60 नंबर से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑफ रोमांटिसिज्म चल रहा है, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स। अब इसमें से बोल रहा है कौन सा एक वर्क है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है ओड टू ऑटम ये भी लिखा गया है इनके द्वारा, इसाबेला भी लिखा गया है, पॉट ऑफ बेसिल भी लिखा गया है। नहीं लिखा गया है तो जॉन कीट्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जॉन कीट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका पीबी शैली के द्वारा। किसके द्वारा? पर्सी बर्सी शैली के द्वारा, ठीक है। शैले जो हैं रोमांटिक एज के जो पोएट हैं, ये टू नाइट को लिखते हैं और इसमें टू नाइट में जो है ग्लोरीफाई करते हैं एक नाइट को, रात्रि को ग्लोरीफाई करते हैं। क्या बोलते हैं कि ये जो रात्रि है ये कभी ना बीते, ठीक है, सुबह ना हो, रात्रि यूं ही ऐसी ही चलती रहें। वो सुबह की इच्छा नहीं करते हैं, वो रात्रि को ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय कि दिन के, ठीक है। तो ये इसमें नाइट को ही ग्लोरीफाई करते हैं पीबी शैले। और पीबी शैले दोस्तों वही हैं जिनको कि नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म जो एक नास्तिक वर्ग रहता है, याद होगा आपको, नास्तिक एक वर्ग नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म पीबी शैले लिखते हैं, जिसकी वजह से इनको कि ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जब निकाला जाता है इसी टाइम पर ये अपनी जो वाइफ है हैरियट वेस्टब्रूक, ठीक है, इनको वेस्ट समझकर लेके भागते हैं। यानी ये तो ट्रिक है, वेस्ट समझ के लेके भागते हैं और इनको बेस्ट समझ के शादी कर लेते हैं बाद में, ठीक है। वेस्ट समझ के ये लेकर के भागते हैं। और इनके साथ में एक इनका फ्रेंड भी थॉमस जेफरसन हॉक करके था, वो भी यूनिवर्सिटी से निकलता है। कब की बात है ये 1811 की बात है, ठीक है। इसी टाइम की बात जब इनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है तो ये हैरियट वेस्टब्रूक को भी लेके भागते हैं और थॉमस जेफरसन हॉक को भी साथ में लेकर के भागते हैं, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पर ये भी इनके साथ में निकले थे, ठीक है। तो ये जो हैरियट वेस्टब्रूक है इसका मैं आपको वेस्ट बताई हूँ, वेस्ट समझ के इनको लेकर के भागते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। तो अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन ओड टू ऑटम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है किसके द्वारा? कीट्स के द्वारा। ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, केवल ये आपका शैले के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इन तीनों में इन तीनों को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो ओड टू ऑटम में दोस्तों ये जो लिखा गया था ये आपका 1819 में लिखा गया था और 20 में इसको पब्लिश कराया गया था। जो ओड की जो सीरीज़ होती है, ओड की जो कीट्स की 7 सीरीज़ होती है, ओड्स की जो 7 सीरीज़ होती है उसमें ये सबसे लास्ट में पब्लिश करने वाला वर्क था। लिखा तो सब 19 में जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में जो पब्लिश किया गया वर्क रहता है वो कौन सा होता है? ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम में कीट्स क्या बताते हैं? ओड टू ऑटम में ऐसा आपको बताएंगे ये कीट्स कि जैसे ऑटम जो सीज़न होता है ना उसको एक फीमेल की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक इस पोएम में वो फीमेल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा दिखाएंगे जैसे कि ऑटम सीज़न जो है वो सीज़न ना होकर के बल्कि एक कहीं-कहीं आपको लगेगा कि ये फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये सीज़न के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी पोएम है, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छा चित्रण किए हैं। ऑटम सीज़न का जो गर्मी का महीना होता है, जो दोपहरिया होता है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन है आपका इसाबेला और पॉट ऑफ बेसिल जो है ये दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। इसी का बस दूसरा नाम क्या है? पॉट ऑफ बेसिल। इसाबेला और पॉट ऑफ बेसिल सेम वर्क है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और इसको जो लिखा जाता है फ्रेंड्स, इसको लिखा जाता है 1818 में। कब लिखा जाता है? 1818 में। और इसको क्या बोला जाता है? प्रिकर्सर ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इनका जॉन कीट्स का एक वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। इसी का प्रिकर्सर पोएम इनको बोला जाता है। ये इनका पोएम रहता है। इसी के जस्ट पहले कौन सा आता है? इसाबेला और पॉट ऑफ बेसिल। इसीलिए इसका जो प्रिकर्सर पोएम बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? इसाबेला को, ठीक है। ये एक नरेटिव पोएम है। क्या है दोस्तों? नरेटिव पोएम है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं ऑप्शन 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with
अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम ऑफ किड्स, विच पोएम वाज इट। इसको आप थोड़ा सा इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे तो हम पढ़ दिए हैं, आपको मीनिंग समझा देते हैं इसका। जो एफ स्कॉट जो फिट्जजेराल्ड जो हैं दोस्तों, ये एडमायरर रहते हैं। किसके एडमायरर रहते हैं? जॉन कीट्स की पोइट्री के, यानी ये जॉन कीट्स की पोइट्री के बहुत बड़े एडमायरर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जॉन कीट्स का एक पोयम है, कोई यही पूछ रहा है कि उनका एक पोयम है जॉन कीट्स का, जिसकी एक लाइन उठा करके ये अपनी एक नॉवेल का नाम दे देते हैं, ठीक है। उनकी एक पोएम से, जॉन कीट्स की एक पोएम का एक लाइन उठाते हैं, जिसको कि अपने नॉवेल का एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि किस वर्क में से, किस पोएम में से फिट्जजेराल्ड जो है अपना लाइन उठा करके अपना नॉवेल लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो उठाए हैं दोस्तों, जो नाम उठाए हैं वो ओड टू नाइटिंगेल से उठाए हैं, ठीक है। ओड टू नाइटिंगेल में एक लाइन आता है दोस्तों, ओड टू नाइटिंगेल में एक लाइन आता है, उस लाइन को एक बार आप देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। उसका रहता है टेंडर इज़ द नाइट, टेंडर इज़ द नाइट, ठीक है, टेंडर इज़ द नाइट। और इसी को जो है ये नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं अपने नॉवेल का? कौन देते हैं? फिट्जजेराल्ड जो है। फिट्जजेराल्ड क्या बोलते हैं, इसी का इसी पोएम का इसी लाइन को जो है वो अपने नॉवेल का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो लाइन रहता है दोस्तों, इसके आगे का जो पोएम में लाइन रहता है, टेंडर इज़ द नाइट एंड हैप्पी क्वेयर मून इज़ ऑन हर थ्रोन, ये ओड टू नाइटिंगेल की एक लाइन होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। और अदर वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न। तो ग्रेसियन अर्न क्या होता है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसमें क्या बताते हैं, एक ग्रीस में एक वो होता है, म्यूज़ियम होता है, ठीक है, म्यूज़ियम होता है, उसी के वहीं पर ये जाते हैं और वहाँ पर एक ग्रीस का एक अर्न देखते हैं। ग्रीस का अर्न यानी पुराना जो ग्रीस का एक अर्न होता है, कलश होता है, ठीक है। अर्न क्या होता है? कलश होता है। कलश को देखते हैं और कलश पे चित्रण किया गया रहता है, ठीक है, कलश पर चित्रण किया गया रहता है। उसी सबको यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? तो जैसे यहाँ पर बना रहता है, एक लड़का है जो कि लड़की के पीछे बांसुरी बजाते हुए भाग रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये इसके पीछे हमेशा पड़ा रहेगा, ठीक है, इसको ना पंपिंग भी नहीं होगा, मतलब ये हाफेगा भी नहीं, और यूं ही ऐसे ही यंग बने रहेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर एक बलि दिया जाता है एक बकरे का, उसको भी बताया जाता है कि इसका जो बलि का टाइम है ये कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो एक अर्न पे किया हुआ चित्रण है, ठीक है, तो ये कभी सत्य तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे पत्तियाँ भी बनाई रहती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चित्रण किए रहते हैं, जिसको कि ये देखते हैं और उसको चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इतने अच्छे से अपनी सेंसुअस फीलिंग के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं, जिस वजह से इनको इसी ग्रेसियन अर्न की वजह से इनको सेंसुअस पोएट बोला गया है। किसकी वजह से? ग्रेसियन अर्न जो इनका वर्क है, इसी वजह से। इसमें इतना अच्छे से डिटेल करते हैं, सेंसेस के थ्रू डिटेल करते हैं, जिस वजह से इनको सेंसुअस पोएट बोला गया है, इसी की वजह से, ठीक है। ये भी आपका 1819 में ही कंपोज होता है, ठीक है। जितने भी ओट्स हैं इसी में, ये भी ओट्स सबके सब इसी टाइम पे कंपोज किए गए हैं, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं, ओड टू ऑटम बता ही दिए थे आपको, ओड टू साइके भी ऐसे है, और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ओड टू अ नाइटिंगेल ही होगा, ठीक है। नाइटिंगेल में जो है दोस्तों ना, ये इस तरह से दिखाते हैं, इसमें दिखाएंगे आपको नाइटिंगेल में कि जो ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि एक एक कोई वैसा चीज़ है, पेड़ है, जिसका कि ये रस पी लेते हैं और नशे में हो जाते हैं। बहुत अच्छा चित्रण किए हैं नाइटिंगेल में, आप इसको, इनका जितना भी ओड है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगी कहाँ से पढ़ना है, तो आप स्टडी लवर करके हैं एक चैनल, स्टडी लवर, वहाँ से आप नरेशन देख सकते हैं, ठीक है। कपिल गंगवानी सर का है स्टडी लवर, वहाँ से आप जितना भी आपको वर्क का नरेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जा कर के डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको MCQ बता रहे हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका विच इज़ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। अब इसमें बोला जा रहा है कि जॉन कीट्स का फर्स्ट पोएम कौन सा है। तो जॉन कीट्स का जो फर्स्ट पोएम है दोस्तों, वो है
ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर ये होना चाहिए, देखिए यहाँ पे सही किया है, ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। चैपमैन का जो होमर है वर्क, ये चैपमैन कौन है? तो चैपमैन एक क्लासिकल राइटर हैं। कौन है दोस्तों? एक क्लासिकल राइटर हैं। वो जो है ना जो होमर राइटर हैं उनको, जो ग्रीक पोएट हैं, होमर जो हैं वो ग्रीक पोएट हैं, ठीक है। इस ग्रीक पोएट को ट्रांसलेट किए हैं कौन? चैपमैन। उसी ट्रांसलेशन को कौन पढ़ते हैं? जॉन कीट्स पढ़ते हैं। समझ में आपको कि जो होमर है, जो ग्रीक राइटर हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं चैपमैन, और चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं जॉन कीट्स। उसी पर ये एक सोनेट लिख देते हैं, ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ठीक है। ये सोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक सोनेट होता है जो कि 16 में पब्लिश होता है, 1816 में पब्लिश होता है, ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ठीक है। और मेग मैरिलीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेग मैरिलीज। तो ये भी कीट्स के द्वारा लिखा गया है। एक सोलिटरी जिप्सी, एक वुमेन होती है जो कि नेचर में रहती है, एक सोलिटरी जिप्सी होती है। जिप्सी जानते हैं? जो बंजारे होते हैं, बंजारे वही होते हैं जो कि यहाँ से वहाँ अपना टेंट लगा करके रहते हैं, उन्हीं को जिप्सीज बोलते हैं। तो एक फीमेल रहती है, जिप्सी रहती है, जो कि इधर से उधर घूमती है, नेचर में रहती है, उसी को इसमें बताया गया है, ठीक है, मेग मैरिलीज में, ठीक है। इंडिमियन क्या है? तो इंडिमियन भी इन्हीं का वर्क है, किसका? जॉन कीट्स का, ठीक है। इंडिमियन जो है ग्रीक मैथोलॉजी पर डिपेंड है, ग्रीक मैथोलॉजी पर, ठीक है। और इसका जो है ये 4 बुक में होता है, 4 बुक्स में, ठीक। और किसको डेडिकेट करते हैं जॉन कीट्स? तो थॉमस चैटरटन को, थॉमस चैटरटन, ठीक है, थॉमस चैटरटन। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया आपको? और 2-3 पॉइंट और आप देख लीजिएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन आता है जो कि फर्स्ट ही लाइन इनका होता है, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। और ये चैटरटन को डेडिकेट करते हैं इस बुक को, और ग्रीक मैथोलॉजी में होता है, ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी में होता है। और इस वर्क को जो है इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इपिक वर्क है, एक महाकाव्य है। और इसको एडिनबर्ग मैगजीन में लोकहार्ट के द्वारा, ठीक है, जॉन लोकहार्ट के द्वारा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। किसके द्वारा? जॉन लोकहार्ट के द्वारा। कि ऐसा कहा जाता है कि जो जॉन लॉकहार्ट हैं, ये एडिनबर्ग में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको कि इसी वजह से इनका जो है डेथ हो जाता है। किसकी वजह से? क्रिटिसाइज़ की वजह से, एडिनबर्ग में, ठीक है। एडिनबर्ग रिव्यू होता है, उसी में क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंडिमियन को लेकर के। आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप पॉज करके दोस्तों देख लिया करिए, ये ज़रूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। व्हेन आई हैव फियर, ठीक है, क्या है? व्हेन आई हैव फियर, ये भी जॉन कीट्स के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अगला चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है आपका 63 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 63 में क्या बोल रहा है? इंडिमियन बाई कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस कीट्स टुक अ स्टोरी फ्रॉम। अब इसमें बोला जा रहा है कि इंडिमियन, अभी जिसके बारे में आपको बता रहे थे, जिसको कि जॉन लॉकहार्ट एडिनबर्ग रिव्यू में क्रिटिसाइज़ किए हैं, ठीक है, ये 4 बुक में होता है। चैटरटन को डिलीट किया, चैटरटन को एड्रेस किया गया है, थॉमस चैटरटन को, ठीक है, इसको डेडिकेट किया गया। इसकी स्टोरी क्या होती है दोस्तों इंडिमियन की? तो इसमें जो होता है एक मून गॉडेस होती है, मून गॉडेस, ठीक है। मून गॉडेस जो होती है, देखिए इसमें बोला गया है किड्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड, एक शेफर्ड होती है, यंग शेफर्ड होती है, ठीक है, लव्ड बाय मून गॉडेस। वो एक मून गॉडेस होती है जो कि इसको लव करती है, किसको? यंग शेफर्ड को, ठीक है। ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? तो अभी इसके पहले वाले ऑप्शन में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि ये ग्रीक मैथोलॉजी है। क्या है? ग्रीक मैथोलॉजी है, जो कि 4 बुक्स में लिखा गया है। तो इसमें एक मून गॉडेस होती है जो कि एक यंग शेफर्ड से लव करती है, ठीक है, यही स्टोरी इसमें है। आगे चलते हैं, आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन। विच रोमांटिक नॉवेल इज़ बाय चार्ल्स लैम्ब।
अब इसमें बोला जा रहा है कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा रोमांटिक नॉवेल जो है लिखा गया है। तो ये जो है आपका रोज़ेमंड ग्रे, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक क्या है, रोमांटिक नॉवेल है। ठीक है, क्या है आपका? रोमांटिक नॉवेल। और ये लैम्ब इसको लिखते कब हैं, पब्लिश कब करते हैं? तो ये जो है लिरिकल बैलेट का डेट आपको याद होगा 1798, उसी टाइम पे इसको पब्लिश करते हैं। किसके साथ? 1798 में लिरिकल बैलेट जो रहता है उसी के टाइम पर इसको पब्लिश कराते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन है आपका क्लोस्टर लेम। क्लोस्टर लेम कौन है? तो क्लोस्टर लेम जो है फ्रेंड, ये जो है क्लोस्टर लेम, ये थॉमस डी क्विंसी का वर्क है। किसका है? थॉमस डी क्विंसी का, जो कि 1832 में इस वर्क को जो है ये लाते हैं। कौन? क्लोस्टर लेम को। क्लोस्टर लेम किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस डी क्विंसी के द्वारा। और इसका एक अलग दूसरा भी नाम है फ्रेंड, क्लोस्टर लेम को द मास्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द मास्क बोलते हैं। तो किसका है? थॉमस डी क्विंसी का। अदर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अपसेंटी। अपसेंटी भी एक वर्क है जो कि लिखा गया है आपका मारिया एड्जवर्थ के द्वारा। एक नॉवेल है जो कि नॉवेल है मारिया एड्जवर्थ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वर्थ के द्वारा लिखा गया है, एक नॉवेल है। ठीक है, क्रेनफोर्ड भी एक एलिजाबेथ गास्केल के द्वारा लिखा गया है, एक एपिसोडिक नॉवेल है। क्या है दोस्तों? एपिसोडिक नॉवेल। एपिसोडिक नॉवेल आपको पता है क्या है? एक एपिसोड में पब्लिश किया गया एक जनरा होता है, जिसको कि एक बुक के फॉर्म में बाद में पब्लिश करवा देता है। ये कुछ मतलब कुछ दिनों के गैप में पब्लिश करवाया जाता है। ठीक है, जनरल के द्वारा, और बाद में इसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करवा देते हैं। ठीक है, एपिसोडिक नॉवेल है। ठीक है, एलिजाबेथ गास्केल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एलिजाबेथ गास्केल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। मिस्टर बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स फाइंड इट इन। अब इसमें बोला जा रहा है कि द बैटल्स ऑफ ओपिनियंस ऑन विस्ट, द बैटल्स ऑफ ओपिनियन ऑन द विस्ट, ये जो है ये पूछा जा रहा है कि ये जो वर्क है ओपिनियन ऑन द विस्ट एक ऐसे है। ठीक है, जो कि रीडर्स को डिलाइटेड करता है। ठीक है, ये जो जनरेशन है उसको डिलाइटेड करता है पढ़ करके। ये कौन सा किसका वर्क है ये पूछ रहा है कि कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, ये इनका एक कलेक्शन होता है, उसी में इस वर्क को पाया जाता है। ठीक है, मिस्टर बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट क्या है? एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, ये कब पब्लिश होता है? 1823 में। लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश होता है? 1833 में। ठीक है, इसी के जस्ट एक साल बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, तो लैम्ब इसमें क्या बताते हैं दोस्तों? लैम्ब इस जो वर्क है मिस्टर बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट है, जो एक ऐसे है। ठीक है, एक ऐसे है जो कि डिलाइट करता है रीडर्स को। ठीक है, और ये एक्सप्रेस क्या करता है? ठीक है, ये एक्सप्रेस जो करता है एक कार्ड को जो है प्ले किया जाता है, इसमें लोग कार्ड खेलते हैं। ठीक है, और इसमें पता चलता है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई टाइम्स नहीं है, स्पेशली व्हेन ही इज़ सिक और नॉट इंगेज्ड गुड बुक। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जाता है इस वाले वर्क में? यही बताते हैं लैम्ब, जो ये वर्क रहता है इनका। ठीक है, ओपिनियन विस्ट, इसमें बताता है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक है, कोई मूड्स नहीं है, और इस टाइम यहाँ पर कि क्या करते हैं? कार्ड्स को खेलते हैं। ठीक है, ओपिनियन विस्ट में। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन क्या है? अदर ऑप्शन है आपका कन्फेशन ऑफ डी क्विंसी। तो कन्फेशन ऑफ डी क्विंसी जो है इसका पूरा नाम होगा कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर्स बाय डी क्विंसी। कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर्स। ओपियम ईटर्स किसको बोला जाता है? तो एस.टी. कॉलरिज को बोला जाता है। किसको? एस.टी. कॉलरिज वही जो कोलेब्रेशन में लिरिकल बैलेट में कोलिब्रेट किए थे। अब इनका 4 पोएम था।
ठीक है, लिरिकल बैलेट जो कि वर्ड्सवर्थ और इनका कोलेब्रेशन था, इन्हीं को बोला जाता है ओपियम ईटर। और उसी पर क्या लिखे हैं, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर बाय थॉमस डी क्वेंसी। क्या लिखा गया है, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर बाय थॉमस डी क्वेंसी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है, पहले इसको एनोनिमसली पब्लिश करवाते हैं, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता था इसलिए इसको एनोनिमसली पब्लिश करवाते हैं। कौन, थॉमस डी क्वेंसी, एनोनिमसली। ठीक है दोस्तों, एनोनिमसली इसको पब्लिश करवाते हैं, उसके बाद इसका नाम जो है देते हैं, लंदन मैगजीन में इसको पब्लिश करवा देते हैं। और यही जो वर्क रहता है इनको फेमस भी कर देता है, किसको, डी क्वेंसी को। यही वर्क है जो इनको फेमस भी कर देता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय डब्ल्यू.एस. वेंडर। ठीक है, लैंडर, इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय डब्ल्यू.एस. लैंडर। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये एक जो वर्क है ये प्रोज होता है। ठीक है, एक प्रोज सीरीज होता है जो कि 5 वॉल्यूम में होता है। ठीक है, प्रोज का एक सीरीज है जो कि वाल्टर सेवेज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर सेवेज लैंडर। इनका पूरा नाम है वाल्टर सेवेज लैंडर। इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक प्रोज का 5 वॉल्यूम में एक इनका प्रोज वर्क है। ठीक है, 1824 में ये पब्लिश हुआ है। लिरिकल बैलेट एसेज ऑफ इलिया के जस्ट बाद, एसेज ऑफ इलिया 23 में पब्लिश होता है, ये 24 में पब्लिश होता है। कौन सा 24 में पब्लिश होता है, इमेजिनरी कन्वर्सेशन। ठीक है, वाल्टर सेवेज का। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, एसेज बाय हैजलिट। तो हैजलिट जो है इनका जो एसेज है ये भी पब्लिश होता है। ठीक है, एसेज होता है विलियम हैजलिट का, तो इसमें नहीं पब्लिश होता है ये वर्क। ये जो एसेज है इनका जो हैजलिट है इनका एक और वर्क है, टेबल टॉक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 2023। व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, एसेज ऑफ इलिया 23 में, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 33 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसमें अदर ऑप्शन भी दिया है, तो आप अदर ऑप्शन भी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 27 में क्या होता है, तो 27 में जो टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो क्या करते हैं, पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स करके, जो इनके भाई चार्ल्स हैं जो इनके ब्रदर, ठीक है, उनके साथ पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स करके इनका कलेक्शन अपना पब्लिश करवाते हैं 27 में। ठीक है, और अदर ऑप्शन जो 29 है, 29 में क्या करते हैं, टेनिसन को चांसलर मेडल मिलता है। 29 में क्या मिलता है, चांसलर मेडल। ठीक है, चांसलर मेडल इनको जो है मिलता है, मेडल। ठीक है दोस्तों, चांसलर कहाँ मिलता है, ये कैम्ब्रिज में मिलता है, और किस वर्क के लिए मिलता है, तो ये मिलता है टिम्बकटू के लिए। किसके लिए, टिम्बकटू। ठीक है, टिम्बकटू बहुत लोग बोलते हैं, टिम्बकटू भी बोला जाता है। इसी के इनको चांसलर मेडल मिला था, कहाँ पे, कैम्ब्रिज में। ध्यान दीजिएगा 29 में। और 27 में क्या होता है, पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स आता है, चार्ल्स इनका जो ब्रदर है उसके साथ में। ठीक है, 35 में क्या है, रोज़मंड ग्रे जो इनका वर्क है वो आता है। ठीक है, रोज़मंड ग्रे, चार्ल्स लैम्ब का। ऑप्शन इसका यही वाला सही होगा, अदर ऑप्शन भी देख लेंगे तो थोड़ा याद हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड। अब ये पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स, तो ये हो जाएगा आपका एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। ठीक है, एडवेंचर ऑफ यूलिसेस जो है बस इनका एक अलग से वर्क आता है। ठीक है, बाकी किस पे रहता है, सबका सब बच्चों पे रहता है। ठीक है, तो एडवेंचर ऑफ यूलिसेस क्या है, तो एडवेंचर ऑफ यूलिसेस जो होता है ये एक वर्क है, आपको हम बताए थे, इलियाड एंड ओडिसी। होमर जो ग्रीक पोएट है उन्हीं का एक इलियाड एंड ओडिसी। तो जो ओडिसी होता है ना, ओडिसी, तो उसी को ओडिसी को ही यूलिसेस में बताया गया है। जो ओडिसी रहता है
वो उसमें बताया गया है कि ट्रोजन वार के बाद जो ओडिसी रहता है वो घर पे आता है रिटर्न होकर के, और घर पे आकर के वो अपनी फैमिली के साथ बिताता है कुछ पल, फिर उसके बाद फिर दोबारा वो युद्ध के लिए निकल जाता है। तो कुछ ऐसा ही एडवेंचर ऑफ यूलिसेस में भी बताया गया है। यूलिसेस का जो एडवेंचर्स होता है, जो ब्रेव फुल जो वर्क होता है, बहादुरी से भरा वो उस सब एडवेंचर्स जो खोज होता है उन सब के बारे में, साहसिक वर्क के बारे में ये बताया जाता है। ठीक है, किसमें? एडवेंचर ऑफ यूलिसेस में। और जो एडवेंचर ऑफ यूलिसेस है ना, इसमें जो है ट्रोजन वार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि ये किस जगह पे ये सेटिंग कौन सा रखा गया है, तो ये ग्रीक आयरलैंड के बारे में सेटिंग है। किसके बारे में दोस्तों? ग्रीक आयरलैंड। ग्रीक का एक आयरलैंड होता है। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। वहाँ पे एक कैरेक्टर को ये जो प्लेस है ग्रीक आयरलैंड का, इसको क्या बोला जाता है? इथाका बोला जाता है, इथाका। यहाँ पर इसकी जो वाइफ रहती है, ठीक है, यूलिसेस की जो वाइफ रहती है पेनेलोपी रहती है। ठीक है, कौन रहती है? पेनेलोपी रहती है। और अदर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। अदर ऑप्शन है आपका हेरोल्ड, चाइल्ड हेरोल्ड। ठीक है, चाइल्ड हेरोल्ड जो है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिम इसका पूरा नाम है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिम। पिलग्रिम किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है आपका बायरन के द्वारा। बायरन को जानते हैं, जो इनके कंटेम्प्रेरी रहते हैं, किसके? चार्ल्स वाल्स के, कीट्स के जो कंटेम्प्रेरी रहते हैं, कीट्स शैली के, उन्हीं के द्वारा चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है जो वर्क लिखा गया है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब यात्रा ही होता है। पिलग्रिमेज मतलब यात्रा ही होता है। और इसमें क्या है कि ये 4 कैंटोज में लिखा गया एक वर्क है। 4 कैंटोज में लिखा गया है, जिसमें आपका ट्रैवल, वार, फॉल ऑफ एम्पायर, एम्पायर का फॉल दिखाता है, पावर ऑफ आर्ट्स को दिखाता है। ठीक है, बायरन के द्वारा लिखा जाता है ये वर्क। ड्रीम चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लैम्ब के द्वारा। ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी करके है वर्क, जिसमें कि लॉस को दिखाते हैं। नोस्टैल्जिया में चले जाते हैं। नोस्टैल्जिया क्या होता है? नोस्टैल्जिया वही होता है जिसमें कि सोचते सोचते जो है एक पोएट जो है सोचते सोचते अपने पुरानी बीती यादों में चला जाता है, उसमें खो जाता है, तो उसी को नोस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक है, और कल्चरल थीम को दिखाते हैं इसमें नोस्टैल्जिया में। और ये जो वर्क है इसमें अपने जो पर्सनल फीलिंग्स है, जो पर्सनल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स को ये बताते हैं, डिटेल करते हैं। ठीक है, ब्रदर है जो जॉन लैम्ब, उसको बताते हैं। कैरेक्टर में मदर इनकी होती है जो कि मिसेस फील्ड बोली जाती हैं। ठीक है, ट्रेजिक अपना लव अफेयर भी बताते हैं। एन सीमन से जो इनका लव अफेयर रहता है, एन सीमन, उसको भी बताते हैं। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब। तो ये पर्सनल माना जाता है ड्रीम चिल्ड्रन को। और इनके ऐसे में हमेशा पर्सनल एम्पिरिसिज्म ही मिलता है इनका। ठीक है, पर्सनल चीज़ों को ही बताते हैं। और अगला वाला है इनका स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। क्या है? स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर, यानी ये बताया जा रहा है, ये भी लैम्ब के द्वारा लिखा गया, 1808 में लिखा जाता है। ठीक है, और यही एक वर्क है जो कि चिल्ड्रन के लिए नहीं लिखा गया है, ये चिल्ड्रन के लिए नहीं लिखा गया है। बाकी जो वर्क है वो चिल्ड्रन के द्वारा लिखते हैं, चिल्ड्रन के लिए ही लिखते हैं, चिल्ड्रन के द्वारा नहीं, चिल्ड्रन के लिए लिखते हैं चार्ल्स लैम्ब जो है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। ठीक है, हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के टाइम्स में जो राइटर्स रहते हैं उनके बारे में ये बताते हैं इस वर्क में। अगला देख लेते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन। वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड कब कंप्लीट होता है? तो वो 1805 में कंप्लीट होता है। 1805 का उल्टा का होगा, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1850। इसी टाइम पे इसको पब्लिश करवाते हैं पास्टुमसली। ठीक है, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, पलटने के बाद तो आदमी मर जाता है ना, तो इसको पलट दिए तो क्या होगा? मर ही जाएगा। तो 1850 में इसको पब्लिश करवा देते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत ट्रिक मिलता है दोस्तों वो याद कर लिया करिए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बार बार हमको परेशान करती हैं, और पेपर में क्या होता है फाइनली जा करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक रहेगा तो आपको नहीं भूलेगा ये चीज़। ठीक है, और 1800 में जो है लिरिकल बैलेड जो है इनका जो आता है, उसमें प्रीफेस को ऐड करते हैं लिरिकल बैलेड में। कौन? वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ। और ये प्रिल्यूड जो है
ये जो है ये 14 बुक्स में है, ठीक है, 14 बुक में है, 50 में मैरी एचिसन के द्वारा पब्लिश करवाया जाता है। अब अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शैली। शैली के द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया है। तो जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो किसके द्वारा लिखा गया है, शैली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोएजी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो डिफेंस ऑफ पोएजी जो लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया आपका फिलिप सिडनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, फिलिप सिडनी के द्वारा, ठीक है। सिडनी जो है 1895 में इस वर्क को लिखते हैं। कब लिखते हैं, 1895 में। ये आप याद रखिएगा, डेट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, 1895 में। और इसका एक और नाम दिया जाता है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ठीक है। पोएट्री के लिए ये एपोलॉजी जो है लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है पोस्थुमसली पब्लिश होता है। कब होता है, पोस्थुमसली होता है, ठीक है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। तो 4 एजेस ऑफ जो पोएट्री है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री जो आप अभी देखे हैं, ये जो वर्क रहता है, ये जो शैली का जो वर्क है, ये रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। 4 एजेस ऑफ पोएट्री जो है थॉमस लव पीकॉक के द्वारा जो लिखा जाता है 1820 में। 1820 में जो है थॉमस लव पीकॉक, नाम सुने इनका, थॉमस लव पीकॉक, ठीक है। जो ये पीकॉक हैं, थॉमस लव पीकॉक, ये एक अपना पोएट्री लिखते हैं द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। उसी का रिप्लाई करते हैं पीबी शैले। किस में रिप्लाई करते हैं, डिफेंस ऑफ पोएट्री में, ठीक है। ये थॉमस लव पीकॉक के द्वारा 1820 में लिखा जाता है, जिसका जो कि इनके फ्रेंड ही होते हैं। किसके फ्रेंड होते हैं, शैली के ही फ्रेंड होते हैं। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो है ये 1 साल बाद यानी 1820 में तो इसको लिखा जाता है, 1820 में तो इसको लिखा जाता है। इसी के जस्ट 1 साल बाद 1821 में पीबी शैले जो है डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिख देते हैं, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिख देते हैं और इसमें इनका रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये लिख तो देते हैं 21 में, लेकिन पब्लिश कब होता है, 1840 में, इनके डेथ के बाद 1840 में इसको पब्लिश करवाया जाता है। समझ में आ गया आपको, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसका डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है इसका रिस्पॉन्स है, थॉमस लव पीकॉक के द्वारा ये लिखा गया है। और ये कब लिखा गया था, 1820 में। ये कब लिखा गया था, 1821 में, लेकिन इसको पब्लिश कब किया जाता है, 1840 में, ठीक है। थॉमस लव पीकॉक के द्वारा लिखा गया है द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, ठीक है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, पोएट्री एंड एनार्की। तो ये जो पोएट्री एंड एनार्की है इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है उतना, तो आगे चलते हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड इज अब इसमें बोला है प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो क्या है। तो जो प्रोमेथियस अनबाउंड है दोस्तों, वो है आपका लिरिकल ड्रामा। लिरिकल ड्रामा क्या होता है दोस्तों, लिरिकल ड्रामा वही होता है जो कि एक पोएम होता है, लेकिन वो एक ड्रामा होता है। ड्रामा में ही एक पोएम होता है, ठीक है, पोएम में ही एक ड्रामा होता है, ठीक है। ये होता है आपका लिरिकल ड्रामा, ठीक है। ये प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये भी आपका पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और ये लिरिकल ड्रामा है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी पे है। किस पे है दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी पे है, ग्रीक मिथोलॉजी पे है, ठीक है। मिथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो मिथोलॉजी वही होता है जैसे कि हमारे यहाँ आपका रामायण हो जाएगा। मिथ्स जो होता है न, उसका क्लियर नहीं होता है कि ये सत्य है कि असत्य है। जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे यहाँ रामायण है, रामायण को कुछ लोग बोलेंगे कि सत्य है कि असत्य है, ये कभी किसी टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था। जो पुरानी जो पौराणिक हमारी कथाएं होती हैं उसी को मिथ बोला जाता है, ठीक है, मिथ बोला जाता है। और ये 1820 में लिखा जाता है। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में शैली के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शैलीज एडोनाइस इज थ्रिनोडी बीवेलिंग द डेथ ऑफ। अब त्रिनोडी जो है ये पूछ रहा है कि ये जो बीवेल किए हैं, जो दुख प्रकट किए हैं डेथ पर, वो किसके डेथ पर पब्लिश किए, यानी शैली जो एडोनाइस लिखे हैं वो किसके डेथ पर अपना दुख प्रकट किए हैं। तो वो किए हैं शैली जो है जॉन कीट्स पर, ठीक है। जॉन कीट्स का डेथ जो है वो कब होता है, तो जॉन कीट्स का डेथ 1821 में होता है। उसी टाइम पर एडोनाइस तुरंत पब्लिश करवाते हैं लिख करके, कौन, पीबी शैले।
और जॉन कीट्स जो है इनका डेथ जो किसके कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस से। ये अपने भाई जो है, इनकी मदर का भी डेथ इसी से होता है, इनके भाई का भी डेथ होता है, और ये भाई का अपने जो सेवा करते हैं उसी टाइम पर इनको भी पकड़ लेता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि 1820 में डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है इंग्लैंड की सर्दी नहीं झेल पाएंगे, आप किसी गर्म प्रदेश में चले जाइए। तो ये इटली में जाते हैं और इटली के रोम शहर में जो है इनका जो है डेथ हो जाता है। कहाँ पे होता है, इटली के रोम शहर में इनका जो है डेथ हो जाता है, ठीक है। और ये पब्लिश कब होता है, 1821 में होता है। क्या चीज़, आपका एडोनाइस, ठीक है, एडोनाइस इनका होता है। जॉन कीट्स का जन्म कहाँ होता है, मूरगेट में होता है, ठीक है। और जो इनका मूरगेट में जन्म होता है और डेथ कहाँ पे होता है, इटली। अभी बताया ना आपको, इटली में। इटली में ये इटली के रोम में रहते हैं, सेटल रहते हैं। वहीं पर फरवरी के महीने में जो है इनका डेथ हो जाता है। और ये इन्फ्लुएंस किससे रहते हैं, तो जॉन मिल्टन से रहते हैं। जॉन मिल्टन से, स्पेंसर से, हैजलिट से। हैजलिट भी इनके कंटेम्पोरेरी रहे हैं। स्पेंसर वही जो फेरी क्वीन लिखे हैं, मिल्टन वही जो कि वो लिखे हैं आपके। मिल्टन का महाकाव्य जो है दोस्तों इपिक है। क्या है इपिक इनका, इपिक ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, पैराडाइज लॉस्ट। इनका जो इपिक है वो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, मिल्टन का, ठीक है। तो ये हो गया। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैरियट सैली कौन है, तो हैरियट सैली दोस्तों वही हैं पीबी सैली की जो पत्नी रहती हैं, जिनको कि 1821 में 1811 में, सॉरी दोस्तों, 1811 में इनको लेके भागते हैं। कहाँ से, ऑक्सफोर्ड से। नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म जब प्रोड्यूस करते हैं, नास्तिकतावाद पे लिखते हैं, उसी टाइम पर ये जब यूनिवर्सिटीज़ निकाले जाते हैं, उसी टाइम पर हैरियट वेस्टब्रुक को लेकर के भाग जाते हैं, ठीक है, लेकर के भाग जाते हैं। और ये जो है इनको ब्लैकमेल करती हैं शादी के लिए, और उसी दौरान इनको शादी भी करना पड़ता है 11 में, ठीक है। और इनका डेथ कब हो जाता है, 1816 में, जब कीट्स सैली जो हैं अपनी सेकेंड वाइफ की तरफ अटैक होते हैं मैरी वुलसनक्राफ्ट, मैरी सैली के साइड में। उसी टाइम पर इनका डेथ हो जाता है, किसका, हैरियट वेस्टब्रुक या हैरियट सैली का, ठीक है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पता ही है आपको। रॉबर्ट बर्न्स के बारे में देख लीजिए। तो रॉबर्ट बर्न्स वही है दोस्तों जिनका कि पोएम्स का कलेक्शन आता है, रेड रेड रोज करके है, 2O सेंटर करके इनका वर्क है, ठीक है, माउंटेन डेजी करके इनका वर्क है। वही है आपके रॉबर्ट बर्न्स। इसका आंसर समझ में आ गया, जॉन कीट्स, ये इनकी पत्नी हैरियट वेस्टब्रुक या हैरियट सैली, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 72 नंबर का क्वेश्चन है। टू सम ऑफ हिज कंटेम्पोररीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है। सम ऑफ हिज कंटेम्पोररीज, टू सम ऑफ हिज कंटेम्पोररीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। हु इज़ ही, यानी कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री जो है ये किसको बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका जॉन कीट्स को, ठीक है, जॉन कीट्स को बोला गया है। इसमें जॉन कीट्स केवल नहीं रहते हैं, इसमें 3 राइटर को बोला जाता है। किसको किसको, स्पेशली ये जो टर्म जो यूज़ किया जाता है वो स्पेशली यूज करते हैं टर्म, किसको यूज़ करते हैं, कीट्स को करते हैं, ठीक है, हैजलिट को करते हैं और हंट को करते हैं। किसको किसको, सबसे पहले ये हंट को करते हैं, सबसे पहले ये हंट के लिए यूज़ किया जाता है। हंट वही है दोस्तों जो कि जिनका कि एग्जामिनर जो है इनका वो होता है, पब्लिकेशन होता है एग्जामिनर, ठीक है, वही हंट है, ठीक है। सबसे पहले हंट को बोला जाता है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। और ये जो यूज़ किया जाता है वो किस में यूज़ किया गया है, किस वर्क में इनको बताया गया था इस बारे में कि ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री है, तो ये बताया गया था आपका ब्लैकवुड मैगजीन में, ठीक है। ब्लैकवुड वो मैगजीन वही जिसमें कि किड्स को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडिमियन के लिए। क्या है, ब्लैकवुड मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन, ठीक है। इसी में हंट को बोला गया कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। उसके बाद किड्स को भी बोला गया, तो यहाँ पे हंट नहीं है इसलिए किड्स को ले लेंगे, और हंट रहते तो दोनों लोग हो जाते, किड्स, हंट और हैजलिट, ये तीनों को बोला गया कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। और ये किसके द्वारा किस मैगजीन में बोला गया, तो ये ब्लैकवुड मैगजीन में बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। साउदे वही है जो कि जिनके बाद की जो राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, उनको
पोएट लॉरिएट बनाया जाता है इन्हीं के बाद, ठीक है। इन्हीं के बाद जो 1843 में ये पोएट लॉरिएटशिप छोड़ते हैं और ये कौन लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। और ये जो है आपके लेग पोएट में आते हैं, वर्ड्सवर्थ, साउदे, कोलरिज, ठीक है। और बायरन वही हैं जो डॉन जुआन करके वर्क लिखे हैं। आगे चलते हैं। आगे किड्स पोएट्री इज अबंडेंटली इंचेंटेंटली सेंसुअस हु हैज़ मेड दिस कमेंट अबाउट द पोएट्री ऑफ किड्स। अब इसमें बोला जा रहा है किड्स जो है वो क्या है, बहुत अच्छे से और इंचेंटली क्या है, सेंसुअस पोएट हैं, ठीक है। ये किड्स को बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला है। अर्नोल्ड इनको बोलते हैं कि ये एक सेंसुअस पोएट है, ठीक है। सेंसुअस पोएट क्या है, जो कि पोएट्री को अपने सेंसेस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप कुछ देर पहले हम बताए थे ना कि इनका जो ग्रेसियन अर्न था, कीट्स का जो ग्रेसियन अर्न था दोस्तों, उस ग्रेसियन अर्न में कीट्स कितने अच्छे से, ग्रेसियन अर्न हो गया, नाइटिंगेल हो गया, इन सब में कितने अच्छे से सेंसेस के थ्रू बताते हैं। वो मतलब अपने को वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पे पोइट्री होती है, जिस जगह को वो फील करते हैं वहाँ खुद को रख देते हैं। यही होता है आपका सेंसुअसनेस, यानी उसको सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, ठीक है। कौन फील करते हैं, जॉन कीट्स। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम हेड्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हंट एमंग द अरेबियन सेंड। यानी अरेबियन सेंड में ना एक औरत होती है, अरेबियन सेंड में, ये सोलिटरी रीपर का है, और ये अरेबियन सेंड में एक औरत होती है, जो एक लड़की होती है, अकेली महिला होती है, वो गाने को गाती है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ जो ये है वो यही बताते हैं कि इतना अच्छा तो चैंट भी, कोई पक्षी भी नहीं गा सकता है जितना अच्छा कि रिवर चैंट जो है, बर्ड चैंट है, जो इतना अच्छा नहीं गाती है जितना अच्छा कि ये अकेली वीरान जगह पे मैदान में जो घसियारन है, सॉलिटरी रीपर है, जो अकेली, रीपर मतलब घसियारन जो होती है, जो अकेली काटने वाली घसियारन है, जितना अच्छा ये गाती है उतना अच्छा तो एक नाइटिंगेल भी नहीं गाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। ओड टू नाइटिंगेल ये जॉन कीट्स का आपको बताए थे। कुकू किसका है, तो कुकू जो है ये वर्ड्सवर्थ का है। किसका है दोस्तों, ये कुकू किसका है, टू द कुकू ये वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। टू अ स्काईलार्क ये किसका है, तो टू अ स्काईलार्क जो है वो शैले का है। टू द स्काईलार्क पूछता तो वो किसका होता, कीट्स का होता। यहाँ पे द पूछ देता तो किसका होता, कीट्स नहीं, वर्ड्सवर्थ। द दे देता तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ड्सवर्थ हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कुकू किसका है, वर्ड्सवर्थ का है। और स्काईलर किसका है, तो ये है आपका शैली का, ठीक है। शैली का एक वर्क है। कुकू में क्या बताते हैं वर्ड्सवर्थ, तो कुकू जो है एक नेचर का जो वो है, नेचर में एक मेमोरीज़ को अपने ये लाते हैं, अपनी एक मेमोरीज़ को बताते हैं नेचर के बारे में, ठीक है। स्काईलार्क में शैली क्या बताते हैं, तो स्काईलार्क में एक जो पक्षी स्काईलार्क है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। नेचर और ह्यूमन दोनों के बारे में बताया जाता है इसमें। 1820 में जो है ये एक जो ओड है उसके साथ में इसको पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म एसे इज डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसाई विच मीन्स। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो एसे जो वर्ड है वो फ्रेंच रूट से लिया गया है। जो फ्रेंच वर्ड क्या है, एसाई है, उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है तो टू ट्राई, यानी किसी चीज़ को ट्राई करना, या टू अटेम्प्ट प्रयास करना, ठीक है, अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन जो है अभी कुछ दिन पहले जो बिहार का जो बीपीएससी 6 to 8 हुआ था, 6 to 8 उसमें पूछा गया है, ठीक है। उसमें बस ऑप्शन में क्या दिया था, टू ट्राई की जगह पे टू अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, अटेम्प्ट। और इस वाले ऑप्शन में जब अगर आप आते हैं तो देखिए इस वाले ऑप्शन में जो है ये दोनों दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम बॉक्स को आपको पढ़ाते हैं। जो अदर ऑप्शन जो आपको डिटेल करवाते हैं वो सारा का सारा यहाँ का होता है, ये बॉक्स का ही होता है, ठीक है। टू अटेम्प्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम आपको बता देते हैं यहाँ पे।
अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ठीक है, द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका दोस्तों चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ये जो चार्ल्स लैम्ब जो है, ये ओल्ड बेंचर्स, ये अपने स्कूल टाइम के बारे में बता रहे हैं। और इनके स्कूल टाइम में इनके दोस्त कौन रहते हैं? तो एस टी कॉलरिज, जिनको कि ओपियम ईटर भी बोला जाता है, कॉलरिज। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? ओपियम ईटर भी बोला जाता है, एस टी कॉलरिज को। इन्हीं का ये वर्क है। ठीक है, अब बेकन को जानते हैं। बेकन वही जिनका कि एसेज पब्लिश होता है, 3 बार एसेज कलेक्शन में पब्लिश होता है। एक बार जो होता है वो 10 एसेज को पब्लिश करवाते हैं, दूसरे बार 38 एसे को, तीसरी बार 58 एसे को। ठीक है, ये कौन पब्लिश करवाते हैं? बेकन, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ऑफ स्टडी, ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, ये सब इनका वर्क है। मैथ्यू नॉल्ड वही है जो कि थेरेसिस लिखे हैं, डबर बीच लिखे हैं। ठीक है, एम्पेडोकल्स एंड एटना लिखे हैं, कल्चर एंड एनार्की लिखे हैं। कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। हैजलिट कौन है? तो हैजलिट यही कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री जिनको बोला गया है। ठीक है, वही है राइटर हैजलिट, विलियम हैजलिट। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? आगे चलते हैं। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। अब इसमें बोला जा रहा है कि कौन से राइटर हैं जो कि बोले हैं कि पोएट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी जो पोएट होता है वो एक आदमी है जो कि आदमी से बात करता है। यानी इस पोएट्री के जो फॉर्म है, जो लैंग्वेज है, उसको ये इतना इजी बनाना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। वर्ड्सवर्थ इस बात को इतना ईजिली बताते हैं कि जो पोएट्री जो है वो एक मैन स्पीकिंग टू मैन होना चाहिए, यानी आदमी आदमी से बात करे, इस तरह से पोएट्री होना चाहिए। कौन बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड्सवर्थ जो बोलते हैं, ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? प्रीफेस में बोलते हैं। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो इनका 1800 में आता है, उसमें इस बात को बोलते हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो टी.एस. एलियट कौन है? वही है जिनका कि वेस्टलैंड पब्लिश होता है 1922 में, 1800 नहीं 1922 में, लिरिकल बैलेड। ठीक है, 5 सेक्शन में है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों, जो लिरिकल बैलेड जो लिरिकल बैलेड नहीं, वेस्टलैंड जो है, ठीक है, ये जो राइटर है वेस्टलैंड पब्लिश करवाते हैं, टी.एस. एलियट। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जो जन्म होता है वो सेंट लुइस मिसौरी में होता है। ठीक है, टाइम पीरियड इनका जान लीजिए, 1888 से लेकर के 1965 तक टाइम पीरियड रहा है। कहाँ पे जन्म हुआ है? सेंट मिसौरी में हुआ है। ठीक है, और ये पहले क्या रहते हैं दोस्तों? ये पहले यूएसए से रहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्टेट ऑफ अमेरिका से रहते हैं। ठीक है, पहले अमेरिका से रहते हैं, बाद में ये 1927 में सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं। किसका? ब्रिटिश का। ब्रिटिश का ये क्या है? सिटीजनशिप जो है प्राप्त कर लेते हैं। कब? 1927 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे क्या क्या पूछा जाता है? पहला पूछा जाएगा इनसे कि वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ है, तो आप बोल देंगे 1922 में। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा ब्रिटिश सिटीजनशिप कब लेते हैं, तो ये लेते हैं 1927 में, इसी के 5 साल बाद। ठीक है, यानी 5 साल बाद। ठीक है, और इसके बाद जो इनका एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस होता है इनके लिए, वो लाइन है आई एम एन एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन। ठीक है, ये खुद को बोलते हैं, खुद ये अपनी चीज़ों को कन्फेस करते हैं कि आई एम एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन, क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो है वर्ड ये पूछा जाता है कि कौन यूज़ किया है अपने लिए, तो ये किए हैं। ठीक है, कॉलरिज को जानते ही हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वही जो कि अपना प्रीफेस टू डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज करके ये लिखते हैं 1755 में। कब लिखते हैं दोस्तों? 1755 में ये प्रीफेस टू द इंग्लिश डिक्शनरी लिखते हैं। ठीक है, और इनका वर्क जो है द वेनिटी ऑफ द ह्यूमन विशेज, ठीक है, टू रैम्बलर पेपर करके है, ये सब इनका वर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ को बता ही दिए हैं आपको। द रोमांटिक पोइट्री इज़ अ रिवाइवल ऑफ। अब 78 नंबर का क्वेश्चन है कि जो रोमांटिक पोइट्री है वो रिवाइवल है, तो वो किसका रिवाइवल है? तो वो क्लासिसिज्म का है। ठीक है, आप रोमांटिक केस में देखें कि जो किड्स हैं वो क्या करते हैं? होमर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब क्या कर रहे हैं? जो होमर का ओडिसी है उसको ट्रांसलेट करके द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस लिखते हैं।
ये सब के सब राइटर्स किसको फॉलो कर रहे हैं? क्लासिसिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पुराने राइटर्स को फॉलो कर रहे हैं। ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, देखें किड्स को जो है वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं आता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जब नहीं आता है तो ये ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा क्लासिसिज्म को माना जाता है, रिवाइवल होता है क्लासिसिज्म का। अगला देख लेते हैं, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो लेक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो एसोसिएट किया जाता है, किससे एसोसिएट किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ है, और इसमें अगर ऑप्शन दे देता है आपका रॉबर्ट साउदे या फिर एस.टी. कोलरिज, तो आप उनको भी लगा देते हैं, ठीक है। किसको लगाते हैं? एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट साउदे को, ठीक है। और विलियम ब्लेक, वही जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, टाइगर, चिमनी स्वीपर्स, ये सब लिखे हैं वो हो गए हैं विलियम ब्लेक, ठीक है। विलियम शेक्सपियर को भी आप जानते होंगे। विलियम कोलिंग्स को आप देख लीजिएगा, विलियम कोलिंग्स कौन है? तो ये एक क्लर्जी मैन है, ठीक है, क्लर्जी मैन है। और ये बेनेट सिस्टर को नाम सुने हैं? बेनेट सिस्टर, जो 5 बेनेट सिस्टर हैं उनके कजिन भी होते हैं, ठीक है। 5 बेनेट सिस्टर के ये कजिन भी होते हैं, और ये क्लर्जी मैन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्लर्जी मैन होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये आंसर समझ में आ गया, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, एसेज ऑफ इलिया इज। अब एसेज ऑफ इलिया क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है। आपको एक बात इनके बारे में बता दिए ना, चार्ल्स लैम्ब के बारे में। एसेज ऑफ इलिया 1823 में आया था, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 33 में आया था, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकली जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है। ये आप जानिएगा कि जो लैम्ब है बहुत ज़्यादा ये अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर्स जो ओरिजिनल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं, और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ये बताते रहते हैं। ये मैरिज नहीं करते हैं, ठीक है। एन सीमन से इनका अफेयर चलता है। ये सारी चीज़ों को अपने जो वर्क में, ज़्यादातर वर्क में जो है पर्सनल चीज़ों को ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कौन? चार्ल्स लैम्ब। तो इसमें प्रैक्टिकली जो है ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट को बताते हैं, ठीक है। पर्सनल एम्पिरिसिज्म भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और इनको पर्सनल एसेइस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। हु राइट द पोएम ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। अब इसमें बोला जाता है ट्रियम्फ ऑफ लाइफ कौन लिखा है? ट्रियम्फ क्या होता है? जीत होता है, ठीक है। तो ट्रियम्फ ऑफ लाइफ कौन लिखे हैं? तो वो लिखे हैं पी.बी. शैले। कौन लिखे हैं दोस्तों? पी.बी. शैले, ठीक है। ट्रियम्फ ऑफ लाइफ जो है ये एक डार्क और विजनरी पोएम है। डार्क और विजनरी क्या होता है? मतलब ये बहुत डार्क, मतलब विस्मय में है, ठीक है, दुविधा में, उसको बताया जाता है, ठीक है। विजनरी क्या है? एक स्वप्न की तरह है, इसमें बताया जाता है, ठीक है। ट्रियम्फ ऑफ लाइफ में किड्स के बारे में आप समझ रहे हैं, जानते हैं। वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत बता दिए हैं। टेनिसन जो है, टेनिसन वही है जो कि इन मेमोरियम लिखे हैं, ठीक है। इन मेमोरियम, ब्रेक 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 इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 1850 में ये पोएट लॉरिएट बनते हैं वर्ड्सवर्थ के बाद। अगला चलते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन है, अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड इंडीमियन इज रिटन बाई। इंडीमियन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडीमियन जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इंडीमियन के बारे में आपको बहुत बताए हैं, 4 बुक्स में है, ग्रीक मिथोलॉजी है, थॉमस चैटरटन को ये एड्रेस किया गया वर्क है, ठीक है। जॉन लोकहार्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं एडिनबर्ग रिव्यू में, ठीक है। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राउनिंग बच रहे हैं, बाकी ये सब तो आपको पता ही होगा। ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, प्रीवियस में। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डिफरेंट मूड ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो है डिस्क्राइब किए हैं डिफरेंट मूड ऑफ नेचर को, ये किस में बताया गया है? ठीक है, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। तो ये बताएं आपके लाइन्स रिटन इन टिंटन अबे, जो कि आपका लिरिकल बैलेट का लास्ट पोएम होता है, लास्ट 23rd नंबर का पोएम होता है। इसमें एक लाइन जो होती है बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उस लाइन को अगर हम आपको बता दें तो आप तुरंत इसको पहचान जाएंगे कि ये जो है इसी वर्क के लिए, डिफरेंट मूड्स जो है इसी वर्क में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये किस में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर किस में यूज़ किए हैं? तो टिंटन अबे में। और क्या लाइन होता है इनका इसमें जिससे कि ये पता चलता है कि डिफरेंट मूड यूज़ किए हैं? तो इसमें बताते हैं ना, 5 years have passed
ठीक है। 5 ईयर्स है पास्ड, 5 समर्स विथ 5 लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, ठीक है। 5 जो है हमारी क्या हो गई, 5 ईयर्स पास्ट हो गए, 5 साल पास्ट हो गए, 5 ईयर्स है पास्ट, 5 समर्स भी पास्ट हो गए, ठीक है। एंड 5 लॉन्ग विंटर्स, लॉन्ग लंबी रात्रि जो है, लॉन्ग विंटर्स जो है ठंड की, ठीक है। ठंड को लॉन्ग विंटर्स बोला जाता है क्योंकि ये सर्दी की जो रातें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, वो बीत गई। और 5 गर्मी के दिन बीत गए, 5 सीजन गर्मी के बीत गए, 5 ठंडी के सीजन बीत गए लंबी सर्दी के, और 5 साल भी बीत गए। तो ये इसमें जो बताते हैं, ये बताते हैं कि 5 साल पहले जो आते हैं उस टाइम पर ये इस नेचर को है वो किस रूप में देखते हैं। उस टाइम पर इनका ये यूथफुल टाइम होता है 5 साल पहले, यानी जब ये पहली बात कि ये जान लीजिए कि ये तीन बार टिंटन अबे का विजिट करते हैं। कितने बार करते हैं? 3 बार करते हैं। सबसे पहली बार जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं 1793 में, ठीक है। दूसरी बार 98 में, तीसरी बार 1803 में, ठीक है। ये इस टाइम पर आते हैं तो यूथ रहते हैं, इस टाइम पर ये पीक पे रहता है इनका करियर, ठीक है, शुरू करते हैं ये पीक पे रहता है। और 1803 में जो है ये नेचर्स को बहुत ज़्यादा एडल्ट पाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर पाते हैं, इस चीज़ों के बारे में ये बताए हैं, इसीलिए इसको डिफरेंट मूड्स बोला गया है। अब यूथफुल रहेगा एक तो नेचर को दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा मैच्योर होंगे तो थोड़ा और तरीके से अलग देखेंगे, जब एकदम मैच्योर हो जाएंगे, एडल्ट हो एकदम मैच्योर हो जाएंगे तो उस टाइम पे कुछ अलग तरीके से देखेंगे, और इसी बारे में इसको बताया गया है, ठीक है। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो अदर ऑप्शन है आपका डेफोडिल्स। तो डेफोडिल्स क्या है दोस्तों? डेफोडिल्स जो है इन्हीं के द्वारा एक बेल्ट को देखा जाता है। ये और इनकी जो सिस्टर रहती हैं डोरोथी, ये दोनों लोग एक बेल्ट को देखती हैं, डेफोडिल्स के बेल्ट को देखती हैं, जिसके बाद कि इसको कंपोज किया जाता है, ठीक है। और इसका एक पहला वाला लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और इसका दूसरा नाम होता है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है। ये दूसरा हो गया, दूसरा इसका नाम, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया। इवनिंग वॉक क्या है? तो इवनिंग वॉक इनका 1793 में आया हुआ एक वर्क है, ठीक है। इवनिंग वॉक जो है ये जो 1793 में आता है, इसमें ये अपना एक चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को बताते हैं, ठीक है। एडवेंचर्स को जो है इसमें बताते हैं, जो बाहर ये जाते हैं घूमते हैं उसी को ये बताते हैं, चाइल्डहुड के एडवेंचर्स को, कि ये उस टाइम पर कैसे बोटिंग करते थे, कैसे पहाड़ों पे चढ़ते थे, इन सब के बारे में इसमें बताते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। और नेचर्स के ये कितना करीब रहते हैं। अब एक्सकर्सन क्या है? तो एक्सकर्सन भी इन्हीं का लिखा हुआ एक वर्क है, ठीक है। 1814 में इसको पब्लिश करवाया जाता है, जो कि 9 बुक में होता है, 9 बुक में होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाई चार्ल्स लेम। अब इसमें पूछा जा रहा है कि चार्ल्स लेम के द्वारा कौन सा एक एसे है जो कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो नाइट फियर्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देख लेते हैं कि कौन सा नहीं लिखा गया है। तो ये गोइंग ऑन अ जर्नी जो है, गोइंग ऑन अ जर्नी जो है, ये आपका विलियम हैज़लिट के द्वारा लिखा गया है। विलियम हैज़लिट कौन है? तो विलियम हैज़लिट वही है दोस्तों जो कि आपका अभी कुछ देर पहले एक वर्क आया था, वो भी लिखे थे, और इसके पहले जो अभी कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री यूज़ किया गया है उसमें विलियम हैज़लिट का भी नाम आता है, हंट का भी नाम आता है, कीट्स का भी नाम आता है, ठीक है। गोइंग ऑन अ जर्नी जो है ये विलियम हैज़लिट का है, जो कि एक जो प्लेजरफुल जो खुशी वाला जो जर्नी इनका होता है, प्लेजरफुल जर्नी होता है, उसी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? एक प्लेजरफुल जर्नी के बारे में ये बताते हैं। कौन? विलियम हैज़लिट। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो आंसर हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो नाइट फियर्स जो है ये इन्हीं का है, चार्ल्स लैम का है। क्राइस्ट हॉस्पिटल भी इन्हीं का है, पुअर रिलेशन भी इन्हीं का है, ठीक है दोस्तों। नाइट फियर्स में जो है विचेस, एक जो इनका वर्क आता है, कलेक्शन आता है, विचेस करके आता है, विचेस एंड अदर नाइट फियर्स, विचेस एंड अदर नाइट फियर्स करके आता है, ये इनका वर्क होता है, ठीक है। क्राइस्ट हॉस्पिटल वही है जहाँ पे कि इनका एजुकेशन होता है। हॉस्पिटल ये नाम होता है भले, लेकिन ये स्कूल होता है, इनका स्कूल होता है, ठीक है। इसी में एसटी कॉलेज भी पढ़े रहते हैं और लैम्ब भी पढ़े रहते हैं, ठीक है।
यहीं पे इनका एजुकेशन होता है, क्राइस्ट हॉस्पिटल में। अब पुअर रिलेशन क्या है, पुअर रिलेशंस, तो पुअर रिलेशन जो है ये एक ऐसे है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें ह्यूमर और पैथोस को बताते हैं, साइकोलॉजिकल इंसाइट होता है जो इनको, हैबिट्स जो होता है, मैनर जो होता है, उस सबको बताते हैं, ठीक है, पुअर रिलेशन में। आगे चलते हैं। द प्रिल्यूड इज़ द वर्क ऑफ, प्रिल्यूड जो है एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सबको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है 1805 में, पब्लिश हुआ है इसका जस्ट अपोजिट 50 में, ठीक है। पॉस्टुमसली पलटने के बाद इनका डेथ हो जाता है इस वजह से, ठीक है। ये ट्रिक है आपका, ठीक है। मिल्टन के बारे में आपको पता ही, विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको पता ही होगा। मिल्टन वही जो कि आपका क्या बोलते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगन, सैमसन एगोनिस्ट, ऐसे ऐसे वर्क जो है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 44 ईयर के होते हैं, 44 साल के, तभी इनका दोनों आँख जो है रोशनी चली जाती है, ठीक है। ये है आपके जॉन मिल्टन, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में है आपका पीजी वुडहाउस। तो पीजी वुडहाउस कौन है, तो पीजी वुडहाउस भी एक राइटर हैं। कौन है, पीजी वुडहाउस, ठीक है, ये भी एक राइटर हैं। तो आगे चलते हैं। आगे जो है आपका 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ द नेचर इन मेनी मूड्स। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि अलग अलग मूड्स में जो फील करने वाले राइटर्स थे नेचर्स को, अलग अलग मूड्स में नेचर्स को पाते हैं, अपने अलग अलग एज में इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, जानते हैं। ये सब कौन करता है, तो ये करते हैं वर्ड्सवर्थ, ठीक है। यूथफुल एज में कुछ और समझते हैं, एडल्ट में कुछ और समझते हैं, जब डिक्लाइन होता है इनके एज का तब कुछ और समझते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताया गया है, ये वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। विलियम बटलर यीट्स कौन है, डब्ल्यू बी यीट्स, तो ये है वही हैं जो कि लिखे थे आपके सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये एक इंग्लिश पोएट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ में मिलता है। और नोबेल प्राइज़ इनको कब मिलता है दोस्तों, तो नोबेल प्राइज़ इनको है 1923 में मिलता है। इसी के एक साल बाद किसको मिलता है, जीबी शॉ को भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के एक साल बाद जीबी शॉ को मिलता है, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो गाल्सवर्दी को मिला है 1932, इसको उल्टा कर दीजिए, 23 को 32 में कर दीजिए, तो ये गाल्सवर्दी को मिला है, ठीक है। याद रहेगा आपको, नोबेल प्राइज़ विलियम बटलर यीट्स को कब मिला है, ईट्स को, तो 23 में मिला है। इसी के जस्ट 2 साल बाद किसको मिला है, तो पीबी शॉ को मिला है, पीबी शॉ जिनका पिग्मेलियन है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो वर्क है पीबी शॉ के वो है, ठीक है। इसी का जो उल्टा कर देंगे, डब्ल्यू बी यीट्स का उल्टा कर देंगे तो ये मिला है आपको गाल्सवर्दी को, ठीक है, जो कि प्लेइस्ट थे मॉडर्न एज के, ठीक है। और टीजीटी, यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी है गाल्सवर्दी आपके, ठीक है। तो अगला चलते हैं, डब्ल्यू बी यीट्स हो गए, ठीक है। विलियम पिट कौन है, तो विलियम पिट भी आपके एक ब्रिटिश पॉलिटिक्स राइटर हैं, ठीक है। ब्रिटिश के डोमिनेट करते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स को, ठीक है। पॉलिटिशियन भी होते हैं और राइटर भी होते हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी के। आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। अब इसमें से पूछ रहा है कि रोमांटिक पोएट्स कौन से हैं इंग्लिश रोमांटिक, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको भी पता है। आगे चलते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो है रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, वो किसके साथ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका रोमांटिक एज में, ठीक है। रोमांटिक एज में जो है रिटर्न टू नेचर है जो वो हुआ था, यानी नेचर की तरफ लौटो, ऐसा मूवमेंट हुआ था। आप देखेंगे सबके सब नेचर पे ही लिखते हैं, देखिए वादियों के बारे में, ऑटम के बारे में, ठीक है। जैसे आपके किड्स लिखते हैं नाइटिंगल्स, देखिए उसमें पूरी वादियों के बारे में बताते हैं। और सैली जो है स्काईलार्क, ओ टू द वेस्ट विंड, इसके बारे में बताते हैं। वर्ड्सवर्थ आपको पता ही है कितना ज़्यादा, लूसी पोएम पूरा का पूरा वर्ड्सवर्थ का इसी पे है, टिंटन अवे इसी पर है, ठीक है। ये सब राइटर्स जो हैं सबके सब किस पे लिखते हैं, केवल नेचर पे लिखते हैं। तो ये इसमें क्या टर्म आता है, क्या मूवमेंट आता है, रोमांटिक मूवमेंट में आता है, ठीक है।
रेस्टोरेशन न्यू क्लासिकल एज क्या है? न्यू क्लासिकल एज वही है दोस्तों जिसमें कि आपका एज ऑफ पोप है, एज ऑफ ड्राइडन है, ठीक है, एज ऑफ ड्राइडन, पोप, एज ऑफ जॉनसन, ये सब के सब न्यू क्लासिकल में। न्यू क्लासिकल क्या होता है? न्यू क्लासिकल वो होता है जो कि क्लासिक्स को यानी क्लासिकल राइटर्स को जो फॉलो करते हैं उसी का एक व्यंग्यात्मक रूप होता है जो कि न्यू नाम दिया जाता है, ठीक है। बहुत गहराई में जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि जो न्यू क्लासिकल जो नाम रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे अलेक्जेंडर पोप है ना, क्लासिक्स को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं क्लासिक्स जो राइटर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कौन बोलते हैं? अलेक्जेंडर पोप। तो इसी में इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इस वजह से इसको आयरनिकली इस नाम को दिया जाता है न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। रेस्टोरेशन एज क्या है? तो रेस्टोरेशन एज वही है जो कि 1660 में आपका चार्ल्स सेकंड के द्वारा शुरू किया जाता है। इस एज का शुरुआत जो होता है चार्ल्स सेकंड के द्वारा होता है, ठीक है। चार्ल्स सेकंड वही जो कि फ्रांस भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद अपनी माँ के साथ जो भाग गए थे फ्रांस, उसके बाद आते हैं और यहाँ पे अपना दोबारा से जो है मोनार्की इस्टेब्लिश करते हैं, थिएटर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, यानी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है वो एसोसिएट किया जाता है, एक फ्रेज है, किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉलरिज के साथ, ठीक है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है, जो आपके जो राइटर हैं एस.टी. कॉलरिज, उनसे एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। जो ये जो है राइटर एस.टी. कॉलरिज जो है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो कि 1815 में आता है, उसमें इस बात को बताते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को, ठीक है, जो कि एक पोएटिक फेथ है। और इसमें कुछ जानने लायक, कॉलरिज को देख रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को देख रहे हैं, कीट्स को देख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका सोनेट, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये आप ध्यान दीजिएगा, इस सोनेट को जो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो 2021 में जो एक यूपी टीजीटी का जो हुआ था पेपर 2021 में यूपी टीजीटी में, ये जो है ये क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ आया हुआ है, कौन सा? द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, 1821 में जो आया था, ठीक है। वो जो पूछ रहा है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये लिखा गया है आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। इसमें जो समुद्र के देवता टाइटनस है, इसके बारे में भी डिटेल मिलता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा सोनेट को, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो कि आपका कंपोज करते हैं वर्ड्सवर्थ। इस सोनेट को कंपोज करते हैं 1802 में और 1807 में इसको जो है पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। 1802 में कंपोज करके 1807 में 2 वॉल्यूम्स में इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स उसमें पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल्ड सैली अ ब्यूटीफुल बट इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक राइटर हैं, ठीक है, जो कि एक ब्यूटीफुल और इनफेक्चुअल एंजल है जो कि अपने पंखों को पीट रहे हैं। वो किसने बोला है, कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं आपके मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इस बात को बोले हैं, किसके लिए? सैली के लिए, ठीक है, सैली के लिए इस बात को बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, अदर ऑप्शन सब बताई दिए हैं आपको, ठीक है। टी.एस. इलियट, टेनिसन। अदर एडोनाइस बाई सैली इज एन इलेजी ऑन, ये भी क्वेश्चन आ गया था इसके पहले, तो ये है आपका कीट्स का, ठीक है। 92 हो गया क्वेश्चन। अब अगला 93 में चलते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर द व्हाट कीट कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर, नोट किए गए हैं कीट्स के लिए, जिसको कि कीट्स बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये बोला जाता है शेक्सपियर के लिए, ठीक है। शेक्सपियर के लिए जो है ये नेगेटिव कैपेबिलिटी शब्द का यूज़ करते हैं, कौन? जॉन कीट्स, ठीक है। एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, किसको? अपने भाई टॉम को, उसी में नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ करते हैं, कौन? जॉन कीट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार।
अभी इसके पहले भी आपको 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, ये तीसरी बार आया है, ठीक है दोस्तों। आगे है 94 नंबर का क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएटेड द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। अब इसमें बोला जा रहा है कि पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री जो है ये इसके साथ किस राइटर को एसोसिएट किया जाता है, तो ये किया जाता है कीट्स के द्वारा, कीट्स के लिए, ठीक है। पिक्टोरियल क्वालिटी क्या होती है, तो पिक्टोरियल क्वालिटी जो होती है फ्रेंड्स वो ये जो होती है ना, जैसे पुरानी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। पिक्टोरियल मतलब जो जैसे मान लीजिए कि कोई पोएट्री हम लिख रहे हैं, ठीक है, और पोएट्री में इतना अच्छा डिपिक्शन करते हैं जिससे लगता है कि आपको वहाँ ले जाकर के बिठा दिया गया हो, ठीक है। जैसे नेचर्स के बारे में वो बता रहे हैं तो नेचर्स का ऐसा चित्रण करेंगे जैसे कि आप वहाँ पे अभी बैठे हैं। तो ये किसका गुण है, ये जॉन कीट्स का गुण है। देखेंगे आप नाइटिंगेल में, ग्रेशियन अर्न में, ऑटम में देखेंगे, जैसा लगेगा आपको कि बस वहीं पे हम चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसी पोएट्री को लिखते हैं जॉन कीट्स, इसी को बोलते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी, ठीक है। जो एक इसका शब्द जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ आप ये पाएंगे कि पेंटर इन वर्ल्ड, यानी जो शब्द में जो पेंटर होते हैं उसको बोला जाता है पिक्टोरियल क्वालिटी, ठीक है। पेंटर इन द वर्ल्ड यानी कि जो सब कुछ जो है पेंट कर देते हैं शब्दों के द्वारा, ठीक है। अदर ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं। कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स का जो डेथ हुआ था वो किस एज में हुआ था, तो वो हुआ था 25 में। यानी जॉन कीट्स जो इनका जन्म हुआ था, तो जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1795 में, ठीक है, 1795। और इनका डेथ कब होता है, तो होता है इनका 1821 में, ठीक है। 1821 में एडोनाइस भी आता है और इसी के 1 साल बाद जो है सैलिल का भी डेथ हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे अपना लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, रोकते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।